Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. My name is भावना बिस्ट और आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाली हूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 का एक सब्जेक्ट। तो आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का जो सब्जेक्ट है वो है लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। तो मैं इसकी जो सीरीज़ है वो शुरू कर रही हूँ आज से, और मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। उसमें आपको सेक की जो आपका ये वाला पेपर है 4th सेमेस्टर में डीयू में, आपको उसमें चैप्टर्स की हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। मतलब मैं कुछ इस तरीके से पढ़ाऊँगी कि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी समझ में आ जाए और जो बच्चे हिंदी के हैं उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, मतलब हिंदी के वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगी जो आपके बुक्स में, यानी कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं उस तरीके के वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी के हैं, आप दोनों को ही समझ में आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि आपका फर्स्ट चैप्टर कौन सा होने वाला है। तो टोटल इसमें आपके 5 चैप्टर्स हैं। सेक का आपका पेपर है, ये देख लेते हैं हम 5 चैप्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका यूनिट 1 है पावर एंड फंक्शंस ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव एट डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नेंस। तो इसमें बेसिकली आपको जो डिफरेंट टायर्स है गवर्नेंस के, यानी कि गवर्नमेंट के कौन कौन से टायर्स हैं आपको पता ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, लाइक पंचायती राज है, फिर म्यूनिसिपल आपका आ जाता है, एमसीडीज़ वगैरह। तो आप सब इसमें पढ़ने वाले हो। फिर यूनिट 2 है सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड यूनिट 3 सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव कमिटीज़। यूनिट 4 है बजट। यूनिट 5 है सपोर्ट इन मीडिया मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए, आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, वहाँ आप मेरे से पूछ लेना। तो हम अपना फर्स्ट चैप्टर देख लेते हैं और हम अभी इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 1 पावर एंड फंक्शंस ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव एट डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नेंस। सो देखो, इसमें बेसिकली आप लोग को क्या क्या पढ़ना है पहले आप वो नोट डाउन कर लो, और हो सके तो साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते जाओ। फर्स्टली मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ इस चैप्टर का, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे कि जो एमएलए होते हैं यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो कौन होते हैं, फिर हम उनके जो पावर है फंक्शंस को पढ़ेंगे, फिर ग्राम पंचायत है, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम म्यूनिसिपल काउंसिल जिसमें आप लोगों के एमसीडी वगैरह आता है, फिर कंक्लूज़न है चैप्टर का। सो हम स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सबको पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि जहाँ पे हम वोट करते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे लीडर्स होते हैं हम उनको चूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, और हमको अपने पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे पास राइट्स हैं। तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी ऑल आर इट्स डेमोक्रेटिक सिटीजन्स इन विच द पब्लिक इलेक्ट्स देयर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो मैंने आपको बताया अभी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, एक लोकतांत्रिक जो आपका देश होता है उसमें क्या होता है कि जो पब्लिक होती है यानी कि जो सिटीजन्स होते हैं कंट्री के, उनके पास राइट होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकें, और उसके लिए प्रॉपर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं इंडिया में। अब चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस हों या फिर राज्यसभा के इलेक्शंस हों या विधानसभा के इलेक्शंस हो। Once the public elects their representative, then after that these public representatives start working as a member of parliament or as a member of legislative assembly or as member of local institution। अब आप लोगों ने बहुत बारी वर्ड सुना होगा कि वो एमपी है वहाँ से, वो एमएलए है वहाँ से। तो ये होता क्या है, देखो जब इलेक्शंस होते हैं तो हम, मतलब जो पब्लिक होती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर लेती है। आपको कोई लीडर पसंद है, आप उस पर्सन को वोट करोगे और वो पर्सन जीत जाता है तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। फिर उन्हीं मेंबर्स में से कुछ को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया जाता है, यानी कि जो संसद में बैठेंगे, और कुछ को एमएलए बना दिया जाता है जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे। एमएलए यानी कि विधानसभा जो होती है।
और कुछ बन जाते हैं मेंबर्स ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन, लाइक आप इसमें काउंट कर सकते हैं मेयर वगैरह, क्योंकि जो हमारा एमसीडी है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या फिर काउंसिल है, वो हमारा लोकल इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है। ओके, सो फिर है वर्ड्स लाइक एमपी, एमएलए एक्सेट्रा आर ऑल्सो यूज फॉर दिस। हमको पता है कि एमपी को हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए को हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो कई बच्चों को ना फुल फॉर्म नहीं पता होती है एमएलए की, जैसे कि आप सुनते होंगे कि हमारे एरिया में चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं एमएलए। तो कई लोग को एमएलए की फुल फॉर्म ही नहीं पता होती है, तो आपको एमएलए की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। क्या होती है एमएलए की फुल फॉर्म? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, in this chapter, an attempt has been made to explain in detail what works are done by people होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लाइक एमपी, एमएलए एंड सरपंच। तो इस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा कि जो सरपंच होते हैं, एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, ये जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल, जितनी भी ऑफिशियल पोस्ट हैं, इनके क्या क्या काम होते हैं, ये क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या पावर होती है इनके पास, क्या क्या रोल प्ले करते हैं हमारी कंट्री में, हम उस सब चीज़ को इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। वट इज़ देयर पावर, उनकी क्या पावर है, वट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इन दिस लेसन एन अटैम्प्ट हैज़ ऑल्सो बीन मेड टू एक्सप्लेन वॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक एक्चुअली डू अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। और इस चैप्टर में आपको ये भी पढ़ाया जाएगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जनता के लिए क्या काम करते हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी एस्पिरेशंस के लिए क्या क्या वो काम करते हैं। ठीक है। On the other hand, in this lesson, an attempt has also been made to explain how local institutions were set up in India to promote the idea of decentralization. आपको पता है कि जो local institution है इंडिया में वो पहले नहीं था, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने देखा होगा फर्दर जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, उसमें हमारा जो ग्राम पंचायत है, जितने भी लोकल इंस्टीट्यूशन है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, इन सबको पावर्स दी गई, इसमें काफ़ी अमेंडमेंट करे गए और प्रॉपर बजट अलोकेशन होता है। और अब हमारे इंडिया में प्रॉपर एक लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, पंचायती राज जिसको हम बोल सकते हैं, वो चलता है। क्योंकि देखो जो गांव, जो हमारा, इनको हम बोलते हैं रूरल एरियाज़, मतलब जो गांव के एरिया होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र जिनको हम बोलते हैं। तो इस तरीके के एरियाज़ में भी एक प्रॉपर हमारे पास पोस्ट होनी चाहिए, ऑफिसर्स होने चाहिए जो कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्राइम हुआ है, हमारा जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे जैसे अभी हम मान लो दिल्ली में बैठे हैं, तो दिल्ली में हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी है, क्योंकि दिल्ली में किसी एक गवर्नमेंट का पूरा नहीं है, बिकॉज दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है प्लस ये कैपिटल भी है। तो यहाँ पे दोनों ही गवर्नमेंट का रोल रहता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपकी दिल्ली गवर्नमेंट हो। So how democracy was spread at the local level by the 73rd and 74th constitution amendments. So मैंने अभी आपको बताया कि जो 73rd और 74th amendment थी, उनके बाद ही जो local level है उसमें democracy भी सेटअप हुई। Through these amendments, on the other hand, the पंचायत system was established. तो इन अमेंडमेंट के बाद ही जो पंचायत सिस्टम है वो स्टैब्लिश हुआ। इससे पहले कोई भी पंचायत सिस्टम, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं देखने को मिलता था। एंड द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन द सिटीज़। सो जो विलेजेस हैं वहाँ के लिए क्या है, वहाँ के लिए है पंचायत सिस्टम, और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है यानी कि जो एमसीडीज़ वगैरह है वो है सिटीज़ के लिए। ऑन द अदर हैंड, फ्रॉम टाइम टू टाइम मेंबर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन वर चूजन बाय द पब्लिक सो डैट डेमोक्रेसी कैन स्प्रेड एट द लोकल लेवल। और यहाँ पे भी प्रॉपर इलेक्शंस होते रहते हैं टाइम टू टाइम। जो मेंबर होते हैं वो जो पीपल हैं, जो पब्लिक हैं, वो इलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, और इससे जो हमारी डेमोक्रेसी है वो अच्छे से फंक्शन करती है और डेमोक्रेसी अच्छे से स्प्रेड हो रही है लोकल लेवल पे भी। लोकल लेवल हम लोग बोलते हैं विलेजेस लेवल को, ठीक है। It is mentioned in details in this text what is the work of the representative of these local organization, which can be said that how these representative work according to the public interest. अब हमने यहाँ पे था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से
यहाँ से आप लोग को शुरू हो रहा है चैप्टर, ठीक है। क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ना ज़रूरी है, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपके लिए एक माइंड मैप माइंड में रेडी हो जाए कि आप इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हो। अब हम एकदम से इसको स्क्रॉल करके सीधा चैप्टर में जो टॉपिक्स है वो पढ़ते हैं तो आपको इतना समझ में नहीं आता, ठीक है। और जब भी कोई आंसर लिखो, अब आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, अपने बीए का जब भी आप अपना एग्ज़ाम दो, आंसर में सबसे पहला आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर के अगर आप इंट्रोडक्शन को समझ लोगे, पढ़ लोगे, तो आप एग्ज़ाम में भी इंट्रोडक्शन अच्छे से बना के आ सकते हो। फर्स्ट टॉपिक है आपका पार्लियामेंट। सो हम पढ़ते हैं पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो जो हमारा इंडिया है, इंडिया के पास जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो है पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम। कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, किसी किसी कंट्री में सेमी प्रेसिडेंशियल होता है, लेकिन इंडिया में कौन सा है, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम। और ये जो सिस्टम है ये हमने कहाँ से अडॉप्ट करा है, ये हमने अडॉप्ट करा है ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इन दिस द सेंट्रल लेजिस्लेचर इज़ कॉल्ड अ पार्लियामेंट। तो जो सेंट्रल की लेजिस्लेचर होती है उसको हम लोग पार्लियामेंट बोल देते हैं। आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर विल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच विल कंसिस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट एंड द टू हाउसेस रिस्पेक्टिवली, राज्यसभा एंड लोकसभा। अब देखो सिंपल से समझो कि पार्लियामेंट है क्या। आपको पता है कि पार्लियामेंट हाउस है जिसको हम क्या बोलते हैं, संसद भवन, और कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। अभी जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है जो अभी हमारा मोदी गवर्नमेंट ने रिकन्स्ट्रक्ट करवा रहे हैं, वो भी क्या है, वो एक तरीके से हमारे देश के लिए एक न्यू पार्लियामेंट बन रही है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा जितना भी है प्रेसिडेंट हाउस हो गया, यानी कि राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब ब्रिटिशर्स ने बनाई थी जब उनका रूल था। अब उस समय की बिल्डिंग्स हैं और वो सब चीज़ें हमारे ब्रिटिशर्स ने बनाई हैं। तो अब हम लोग भी डेवलप हो चुके हैं, तो अब हम उन चीज़ को रेनोवेट भी कर रहे हैं और न्यू भी बना रहे हैं। तो पार्लियामेंट जो इंडिया में है अभी हमारी न्यू दिल्ली में, उसको न्यूली कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसका नाम दिया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, और कुछ हद तक वो बन भी चुकी है, ठीक है। सो पार्लियामेंट में देखो क्या क्या कंसिस्ट होता है। पार्लियामेंट में सबसे पहले आपके टू हाउसेस आते हैं, वो होते हैं राज्यसभा एंड लोकसभा। लोकसभा में सारे वो मेंबर्स बैठते हैं जो जैसे अभी जो करंट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सब बैठते हैं वहाँ पे। उनके जो मेंबर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, और जो मतलब अपोजिशन पार्टी है, लाइक कांग्रेस अभी अपोजिशन में है, तो उनके मेंबर्स भी बैठते हैं लोकसभा में। राज्यसभा में भी मेंबर्स बैठते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका प्रेसिडेंट। सो पार्लियामेंट में आपका टू हाउसेस हो गए, लोकसभा है, राज्यसभा और एक क्या हो गया है, प्रेसिडेंट। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि पार्लियामेंट में क्या क्या कंसिस्ट होता है, तो आपको बोलना है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। कुछ बच्चे सिर्फ लोकसभा एंड राज्यसभा बोल देते हैं और सोचते हैं कि पार्लियामेंट सिर्फ इतनी है। नहीं, पार्लियामेंट में हमारा प्रेसिडेंट भी काउंट होते हैं। On one hand, the president is considered to be the first person of the country who is elected indirectly. So जो president है वो first person of the country उनको बोला जाता है इंडिया में, ठीक है। Apart from this, elections are conducted indirectly from the Rajya Sabha and directly for the Lok Sabha. अब यहाँ पे है indirectly and directly। देखो क्या होता है, जो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो पीपल होता है ना, यानी कि जो हम लोग के सिटीजन्स, जो नॉर्मल पीपल है, कंट्री के सिटीजन्स हैं, वो लोग वोट करते हैं और फिर जो जीतता है वो लोकसभा का मेंबर बन जाता है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है कि हम लोग नहीं करते हैं इलेक्ट, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका अपने कैबिनेट होता है, वही आपस में इलेक्ट कर लेते हैं, उसमें हम लोग को वोट नहीं देना होता है। कभी आपने सुना है कि हम प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए वोट देने जा रहे हैं? नहीं, हमेशा हम प्राइम मिनिस्टर को वोट करते हैं और सीएम को वोट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे यही है। फिर अब यहाँ पे ना, अब उसको नोट डाउन करना शुरू कर दो। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ राज्यसभा के बारे में, कितने मेंबर्स हैं, कौन सा हाउस बोला जाता है उसको, ये सब लिख लो। सो द राज्यसभा इज़ कॉल्ड द अपर हाउस इन इंडिया। राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस। द नंबर ऑफ इट्स मेंबर हैज़ बीन फिक्स्ड 250।
बट करेंटली इट्स टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर इज़ 245। तो राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं, जो सीट है मेंबर की, वो फिक्स्ड है, 250 मेंबर्स हो सकते हैं। बट करेंटली इट्स टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर इज़ 245, बट करेंटली इसमें 5 मेंबर्स कम हैं। अभी जो अगर आपसे कोई पूछे कि करेंटली कितने मेंबर्स हैं राज्यसभा में, तो कितने हैं 245, बट सीट्स कितनी हैं 5, सॉरी सीट्स कितनी हैं 250, आउट ऑफ विच, और 245 में से 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर राज्यसभा फ्रॉम वेरियस फील्ड्स लाइक सोशल सर्विसेज, लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलिटी एंड अचीवमेंट्स इन रिस्पेक्टिव फील्ड। अब देखो 245 मेंबर्स में से जो 12 मेंबर्स हैं ना आपके, 245 में से जो 12 मेंबर्स हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं बहुत सारी पोस्ट के लिए, बहुत सारी फील्ड्स के लिए, लाइक लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, साइंस हो गया, सोशल सर्विसेज हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलिटी एंड अचीवमेंट। तो ये 12 मेंबर्स हैं जो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, और ये कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनमें कुछ स्पेशलिटी होती है या फिर उनकी कोई अचीवमेंट होती है। मान लो कोई पर्सन है जिन्होंने आर्ट्स एंड साइंस में कुछ अच्छा वर्क करा हुआ है, वो काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी रिनोन्ड है, तो जो हमारा प्रेसिडेंट हैं वो उनको इलेक्ट कर सकते हैं, उनके पास ही पावर है। सिर्फ 12 मेंबर्स ही प्रेसिडेंट इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था 12 मेंबर्स। द रिमेनिंग 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज लाइक दिल्ली एंड पौंडीचेरी, और भी बहुत सारी हैं, चंडीगढ़ है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख भी है, एंड दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, ये सब जो है यूटीज़ हैं। द राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस, और जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है विच कैन नॉट बी डिजॉल्व एंड 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्स आफ्टर एवरी 2 years। देखो जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, यानी कि देखो जो लोकसभा होता है, लोकसभा में अब जो हमारी करंट गवर्नमेंट है अगर वो अच्छा काम नहीं कर पा रही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर हो जाता है, तो सरकार जो है वो भंग हो जाती है, यानी कि डिज़ोल्व हो जाती है। फिर फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, फिर दूसरी सरकार बनती है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, राज्यसभा कभी भी डिज़ोल्व नहीं हो सकती है, ठीक है। और जो इसके 1/3 मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर इज 6 years। अब जो टेन्योर है, अगर आज किसी भी पर्सन को राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है तो उनका टेन्योर 6 years तक चलेगा, यानी कि वो 6 साल तक रह सकते हैं। जैसे हमारे जो लोकसभा में टेन्योर होता है वो होता है 5 years का, यानी कि कोई भी अगर मेंबर इलेक्ट हुआ है तो उसका जो कार्यकाल है वो कब तक चलेगा, 5 साल तक। लेकिन राज्यसभा में कितना है, 6 साल है। दिस हाउस फुली represents the interest of states at the central level because its members are elected by the legislature of the state। तो ये जो हाउस है ये अपने अपने स्टेट्स का इंटरेस्ट जो है उसको प्रमोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज जो इसके मेंबर्स होते हैं वो स्टेट्स ने ही इलेक्ट करके भेजे होते हैं। ऑन द अदर हैंड, अब हम पढ़ेंगे लोकसभा का, ऊपर हमने पढ़ लिया था राज्यसभा का। ऑन द अदर हैंड लोकसभा इज कॉल्ड द लोअर हाउस, तो लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसका जो मेंबर्स हैं वो फिक्स नहीं है। राज्यसभा में मेंबर्स फिक्स्ड हैं 250 से ज़्यादा आप लोग मेंबर्स नहीं ले सकते हो, बट इन लोकसभा द नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉट फिक्स्ड। The maximum number of members of Lok Sabha can be 552, but currently its total strength of member is 543। सो इसके जो मेंबर हैं वो 552 हो सकते हैं, लेकिन अभी कितने हैं, 543। आउट ऑफ दिस 530 मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम पीपल ऑफ स्टेट्स। तो जो 530 मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं पीपल के द्वारा, और जो 13 मेंबर्स हैं वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं। इन एडिशन बिफोर 2020 आर्टिकल 331 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट इफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज अंडर रिप्रेजेंटेड इन द लोकसभा देन द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 members from among their community to represent the एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। सो आपको पता है कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होती है ये हम उनको बोलते हैं कि मतलब जिनके ना कोई पहले के एंसेस्टर वगैरह जो फॉरेन से रहे हैं, जो मतलब अंग्रेज रहे हैं, ठीक है,
या फिर कोई और उसके रहे हैं। मेनली हम इसमें अंग्रेज़ों को ही काउंट करते हैं, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको काउंट करते हैं। अगर किसी भी पर्सन के, मान लो कोई पर्सन है, उसके पहले वो इंडियन है लेकिन उसके कोई भी एंसेस्टर वगैरह ब्रिटिशर्स थे, तो उसको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन। तो ऐसा बोला गया है कि 2020 से पहले, मतलब जो हमारा आर्टिकल 331 है वो बोलता है कि अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का कोई मेंबर है जो लोकसभा में है, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम अमंग देयर कम्युनिटी। तो प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है उनकी कम्युनिटी के लिए, ठीक है, जो कि उनकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे। फिर क्या हुआ, इन जनवरी 2020 दिस प्रोविज़न ऑफ रिजर्वेशन फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाज नॉट कंटिन्यूड। फिर 2020 जनवरी में इस प्रोविज़न को कंटिन्यू नहीं किया गया। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, because of which it can be said that the house actually represents all the people of India। सो इसमें कोई भी नॉमिनेशन का नहीं होता है बात। नॉमिनेशन जो है वो सिर्फ अब राज्यसभा में कर सकता है प्रेसिडेंट। लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे लोगों के द्वारा इलेक्ट होके आए हुए होते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं किया गया था कि आप एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को नॉमिनेट नहीं कर सकते हो। द लोकसभा इज़ अ टेम्प्रेरी हाउस। जो लोकसभा है वो टेम्प्रेरी हाउस है। द टर्म ऑफ विच इज़ 5 years। क्या है इसकी टर्म? 5 year है। बट द प्रेजिडेंट कैन डिजॉल्व दिस हाउस इवन बिफोर 5 years ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बट जो प्रेजिडेंट है वो लोकसभा को कभी भी डिजॉल्व कर सकता है, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब देखते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो एमपी जो होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिस्क्राइब सम स्पेशल क्वालिफिकेशंस टू बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विच आर फॉलोइंग। वन इज़ पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सो एमपी बनने के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये है कि आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया का सिटीज़न नहीं है वो एमपी नहीं बन सकता है। सेकंड है, इफ़ अ पर्सन वांट्स टू बी इलेक्टेड टू द राज्यसभा his age should not be less than 30 years। और जो एज है वो आपकी एटलीस्ट 30 होनी चाहिए, 30 से आप छोटे नहीं होने चाहिए। एंड इफ़ ये था राज्यसभा के लिए। और अगर कोई इंसान लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है तो his age should not be less than 25 years। तो उनकी एज है जो 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। फिर थर्ड है, द थर्ड क्वालिफिकेशन टू बिकम अ एमपी शुड नॉट बैंकरप्ट और प्रिवर्टेड माइंड पर्सन। मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए मतलब जो माइंड से, जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक ना हो, कोई ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ इज़ द पर्सन शुड ऑल्सो हैव अदर क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। और कुछ ऐसी भी होती है क्वालिफिकेशंस जो पार्लियामेंट के पास है, जो बोलती है वो चीज़ भी होनी चाहिए। फिर है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब आप किसी एमपी को कब डिसक्वालीफाई कर सकते हैं उसकी भी डिसक्वालिफिकेशन हम पढ़ लेते हैं। Just as some special qualifications have been described in the Constitution for making MPs, the Constitution has also described same conditions in which a member of House can be disqualified. If a person holds the post of profit under the Indian government and the state government, then that person cannot become a member of parliament। अगर कोई मेंबर है जो इंडियन गवर्नमेंट की, जो कोई भी सरकारी नौकरी कर रहा है, चाहे वो आपकी इंडियन गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, तो वो एमपी नहीं बन सकता है। इफ़ अ पर्सन वॉलंटरीली टेक सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री ही विल बी डिसक्वालीफाई। अगर कोई पर्सन ने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले रही है तो भी उसको हम एमपी से डिसक्वालीफाई कर देंगे। If a person is disqualified by any law made by parliament, that person cannot become a member of parliament। अगर कोई ऐसा मेंबर है जिसने क्राइम किया है तो वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। Apart from these disqualifications, the parliament has also determined several other disqualifications under the Representative of the People Act of 1951 like। सो ये भी कुछ ये आपकी डिसक्वालिफिकेशंस हैं। अ पर्सन हु हैज़ बीन सेंटेंस टू मोर देन 2 years इन अ क्राइम कैन नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
मतलब कोई भी पर्सन जिसने मतलब कोई क्राइम किया है, 2 साल हो गए हैं, वो भी, आप ये मान लो कि अगर किसी पर्सन ने क्राइम किया है, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे वो 1 दिन हो गया हो क्राइम किए, जितना भी टाइम हो, वो पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. सेकेंड इज दैट पर्सन कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज इफ कन्विक्टेड फॉर एनी करप्शन एंड ब्राइबरी. अगर उस पर्सन ने कोई करप्शन करा है या फिर कोई ब्राइबरी करी है, तब भी वो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. द पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट फॉर प्रमोटिंग सोशल क्राइम्स लाइक डाउरी, अनटचेबिलिटी एट्सेट्रा. कोई पर्सन जो डाउरी करता हो, अनटचेबिलिटी को प्रेफर करता हो, को मतलब प्रमोट करता हो, ये जितने भी क्राइम्स करता हो, वो भी मेंबर नहीं बन सकता. इन शॉर्ट आप इसको लिख के ले लो कि कोई भी पर्सन है जिसने कोई भी क्राइम किया है, ठीक है, कोई भी सोशल क्राइम किया है, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई हो सकता है. सो हमने पढ़ लिया कि आपका राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, और डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, और क्वालिफिकेशंस क्या हैं. एग्ज़ाम में क्वालिफिकेशंस का क्वेश्चन आता है, तो क्वालिफिकेशन को अच्छे से याद कर लो. अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अभी हमने पढ़ी थी क्वालिफिकेशन, अब हम पढ़ रहे हैं पावर्स एंड फंक्शंस. सो जो फर्स्ट, इन द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम द पीपल डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. ये हम सबको पता ही है. These representatives act as member of parliament at the central level, due to which it is also said that these members of parliament actually display the aspirations of the public within the parliament. The important functions and power of MPs have been determined by the constitution. These powers of MPs can be divided as follow. So first जो power है वो है legislative power. लेजिस्लेटिव पावर के अंदर क्या आता है देख लेते हैं. MPs पार्टिसिपेट इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन पार्लियामेंट. तो देखो, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, लॉ मेकिंग, यानी कि जो हमारी कंट्री के लिए लॉ बनाने होते हैं. सो जो MPs होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके पास एक लेजिस्लेटिव पावर है, यानी कि उनके पास एक लॉ मेकिंग पावर है. MP कैन ऑल्सो मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो जो MPs हैं वो यूनियन लिस्ट पे और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों पे ही अपना लॉज बना सकते हैं. आई होप आपको पता होगा कि यूनियन लिस्ट क्या होती है, स्टेट लिस्ट क्या होती है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है. अगर नहीं पता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको वहाँ पे बता दूँगी. अभी अगर मैं यहाँ पे समझाने बैठूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. ओके. Along with introducing the bill in parliament, they can also suggest amendments in relation to any other bill. सो ये सजेशन भी दे सकते हैं कि इस, देखो जो लॉ होता है ना, कोई भी लॉ सिर्फ लॉ नहीं बन जाता है. पहले ड्राफ्ट एक बनाया जाता है, ठीक है, फिर उस ड्राफ्ट को मेंबर्स चेक करते हैं, अपनी सिग्नेचर करते हैं. जब मेजॉरिटी उस ड्राफ्ट के लिए रेडी हो जाती है, फिर वो बिल बनता है, ठीक है. फिर बिल पे जब प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, प्रेसिडेंट ने जब साइन कर दी बिल पे, तो फिर वो आपका लॉ बन जाता है, ठीक है. द MP बीइंग अ मेंबर ऑफ MP पार्टिसिपेट इन ऑल लेजिस्लेटिव कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस ऑफ पार्लियामेंट्स. जितने भी लॉ बनेंगे MP उसमें ज़रूर शामिल होंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, सब्जेक्ट सच एज क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू बॉर्डर ऑफ स्टेट, फॉर्मेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, change of name, determination of jurisdiction, Supreme Court and High Court etc. are discussed in the House of MPs. So किसी भी स्टेट का नेम चेंज करना हो, ठीक है, और कोई भी न्यू स्टेट को क्रिएशन करने के बारे में सोचना हो, कोई डिस्प्यूट्स हो रहा हो 2 स्टेट के बीच में, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस की जाती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा. अब ये था हमारा लेजिस्लेटिव पावर. तो इसमें क्या पढ़ा कि जो MPs हैं वो लॉ मेकिंग में काम करते हैं, और जितना भी काम लॉज बनाने से रिलेटेड होता है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं. फिर सेकंड है सुपरविजरी पावर. द MP यूजेस द एडजर्नमेंट मोशन
no confidence motion, censor motion, and privilege motion in the House. Apart from this, MPs ask question during question hour and 0 hour. They participate in also monitor standing and ad hoc committees related to public accounts, estimates in various departments. So जो MPs हैं they act as a supervisor. वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी यूज़ कर सकते हैं किसी की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन आवर में. जैसे आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर होता है. अभी मान लीजिए अभी हमारा मेजॉरिटी में जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है, तो वो जब अपना कुछ बोल रही होती हैं, स्पीच दे रही होती है, तो जो अपोजिशन पार्टी है उनके पास क्वेश्चन होता है, उसको बोलते हैं हम क्वेश्चन आवर. उसमें जो हमारे एमपीज़ हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक दूसरे से. फिर है इलेक्टोरल पावर. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपीज़ आर इलेक्टेड बाय द जनरल पब्लिक, ये हमको पता ही है. बट बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, एमपीज़ ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेजिडेंट. एमपी जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में शामिल होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट के उसमें भी. मैंने आपको क्या बताया था कि जो हम लोग होते हैं वो इलेक्ट करते हैं एमपी को और एमएलए को. बाकी जो एमपी और एमएलए का जो काम होता है वो क्या होता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना. हमारा काम नहीं होता है कि हम लोग प्रेसिडेंट को वोट करेंगे या फिर वाइस प्रेसिडेंट को. हमारा काम सिर्फ होता है एमपी को इलेक्ट करना. ठीक है. On the one hand, Lok Sabha MPs elect the speaker and deputy speaker of the Lok Sabha. और जो लोक सभा के MPs हैं वो स्पीकर होता है, जो जैसे अभी लोक सभा के जो हमारे स्पीकर ओम बिरला हैं, ठीक है, इन सबको इलेक्ट करते हैं. एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोक सभा. एंड ऑन द अदर हैंड राज्यसभा MP इलेक्ट्स द डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा. ये जितने भी स्पीकर हैं इन सबको भी MPs वगैरह इलेक्ट करते हैं. Additionally, MPs participate in the process of making rules related to elections of the president, vice president, and both the houses of the parliament and state legislature. तो ये सब था इलेक्टोरल पावर्स किसकी, MP की. तो MP क्या करता है, प्रेसिडेंट इलेक्शंस में शामिल होता है और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी शामिल होते हैं, और जो स्पीकर्स को इलेक्ट करना होता है ये भी वो काम करते हैं. सो दीज ऑल आर द इलेक्टोरल पावर्स ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स. MPs also participate in the amendment process of the Constitution of India. MPs from both Rajya Sabha and Lok Sabha take part in the constitutional amendments processes. These MPs can amend a constitution in 3 ways. So देखो जो MP होते हैं ना उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन, देखो आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट होती रहती है. अमेंडमेंट मतलब चेंजेस. ठीक है. अभी एग्जांपल लेते हैं कि अभी आपको पता है कि जो गर्ल्स की जो मैरिज की एज है, जो लीगल एज थी मैरिज की, वो क्या थी, पहले 18 थी, और जो बॉयज़ की थी वो क्या थी, 21 थी. बट अभी आई थिंक 2021 में हुआ ये, 2021 में अमेंडमेंट हो गई है कि जो गर्ल्स की एज है मैरिज की वो भी 21 कर दी है. तो ये क्या होती है, अमेंडमेंट होती है. ये कोई न्यू लॉ नहीं है, ये क्या है, अमेंडमेंट है, कुछ चेंजेस करा गया है. सो इस तरीके की जो अमेंडमेंट होती है उसमें MPs भी अच्छे से शामिल होते हैं, अच्छे से अपना पूरा योगदान देते हैं. अब MPs जो MPs हैं वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, उसके भी 3 तरीके हैं. पहला तरीका है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी. अमेंडमेंट हो जाएगी अगर सिंपल आपके पास मेजॉरिटी है तो. फिर है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी. अब कुछ केसेस में आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है. अमेंडमेंट बाय कंसेंट ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी एंड लेजिस्लेचर ऑफ मोर हाफ ऑफ द स्टेट. अब कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए, साथ में आपको लेजिस्लेचर का भी साथ चाहिए, मोर देन हाफ द स्टेट्स. ठीक है. रिप्रेजेंटेटिव रिलेटेड पावर्स. ईच MP इज इलेक्टेड बाय द पब्लिक फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी. फाइनली ही रिप्रेजेंट्स द एस्पिरेशन ऑफ द पब्लिक, रिप्रेजेंटेटिंग हिज सॉरी कहाँ पे थे हम, सॉरी मैं इसको शुरू से रीड करती हूँ. ठीक है. सो इसमें है रिप्रेजेंटेटिव रिलेटेड पावर्स. ईच MP इज़ इलेक्टेड बाय द पब्लिक फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी. जो MP होते हैं ना वो हम ही चूज़ करते हैं. फाइनली ही रिप्रेजेंट्स द एस्पिरेशन ऑफ द पब्लिक.
जो एमपी होते हैं वो अपने पब्लिक की एस्पिरेशंस को कंटिन्यू करते हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ही रेजेस इश्यूज रिलेटेड टू हिज कॉन्स्टिट्यूंसीज इन पार्लियामेंट, और जो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है यानी कि जहाँ से वो जीते हैं, जो एरिया है उसकी वो प्रॉब्लम को, इश्यूज़ को रेज करते हैं पार्लियामेंट में। द एमपी ऑल्सो प्रिपेयर्स प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट, और जो एमपी है वो डेवलपमेंटल के प्रोजेक्ट भी लॉन्च करते हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के। अपार्ट फ्रॉम दिस, द प्रपोज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो इंस्पेक्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और द स्टेट गवर्नमेंट बाय द एमपी। इसके बाद जो प्रोजेक्ट हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी चेक कर लेते हैं। Apart from this, the proposed and implemented projects are also inspected by the district collector or the state government by the MP. ठीक है। On the other hand, the parliamentary member local area development plans were implemented by the Indian government on 23rd December 1993. Under this project, a provision has been made that the MP can directly recommend the district collector to implement a project related to his constituency. So इस प्रोजेक्ट के अंदर ये है कि जो MP है वो डायरेक्टली ऑर्डर कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि इस प्रोजेक्ट को हमारे जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें आप इम्प्लीमेंट करवा दो। फिर है फाइनेंशियल पावर। द गवर्नमेंट कैन नीदर लेवी एनी टैक्स नॉर इंकर एनी एक्सपेंडिचर विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट। सो जो गवर्नमेंट है वो कोई भी तरीके का टैक्स जब हम लोगों पे लागू होता है ना, तो जो एमपी होता है वो पहले उसके पास जाता है। अगर एमपी ने हाँ बोला है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उन्होंने अगर हाँ बोला है, तभी वो चीज़ें हम पे फिर इम्प्लीमेंट होती है। द बजट कैन बी प्रेजेंटेड ओनली इन पार्लियामेंट एंड कैन नॉट बी पास्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। और जो बजट है वो भी पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, और वो आप उसको विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट आप उसको पास नहीं कर सकते हो। इट इज़ थ्रो the budget that parliament grants the government permission related to income and expenditure for the coming financial year. In addition to this, as a member of various financial committee, MPs examine and control the government expenditure. तो जो MP हैं वो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं, ये एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च हैं गवर्नमेंट के, उसको वो देखती है, एग्जामिन करती है, कंट्रोल करती है। These committees include the Public Account Committee, Committee on Public Undertakings and Estimate Committee. This committee bring out the case of illegal, unfair misuse of public expenditure. तो ये सब था फाइनेंशियल पावर्स। फिर है अदर पावर्स। आर्टिकल 352 and 356 and 360 of the Indian Constitution mentions that imposition of emergency under special circumstances. Emergency is declared by the President on the suggestion of the Board of Ministers, for which it is necessary to get the consent of both the houses later. अब जब भी देश में आपको पता है एमरजेंसी लग जाती है, जैसे पहले इंदिरा गांधी के टाइम में लगी थी नेशनल एमरजेंसी, तो उसमें भी जो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है उनसे पूछना होता है, उनका कंसेंट लेना होता है। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द एमपी हैज़ द राइट टू अप्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी हैज़ अ राइट, एमपी के पास राइट है कि वो एमरजेंसी को अप्रूव कर सकता है। Apart from these power and function of the MPs, some privileges have also been given to MPs so that they can fully contribute to parliamentary proceedings. These privileges include, so ये कुछ privileges हैं। MPs cannot be held captive during parliamentary proceedings 40 days before the commencement of proceedings and 40 days after the conclusion of the proceedings. However, this right is only available in civil cases. और फिर है कि MPs have complete freedom to make speeches in parliament. The court cannot take any action on any statement given by the MP. So मतलब ये सारी जो privileges हैं MPs के पास, powers तो हैं ही उनके पास, और साथ के साथ कोई भी स्पीच दे सकते हैं पार्लियामेंट में। और जो कोर्ट है वो उनके, कोर्ट कैन नॉट टेक एनी एक्शन, कोर्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकती अगर किसी MP ने कोई वर्ड बोला है तो, ये स्टेटमेंट पे। इन द एंड इट कैन बी सेड दैट द पावर एंड फंक्शंस ऑफ MPs आर वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू विच पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम इज़ एबल टू डू इट्स वर्क्स प्रॉपरली। सो यहाँ पे हमने पढ़ लिया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्या क्या पावर एंड फंक्शंस हैं,
अब इसके बाद ना हमको पढ़ना है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्ट 1 था ये वीडियो का। अब इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 वीडियो में। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और कौन कौन से चैप्टर्स की, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की आपको वीडियोस चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसका पार्ट 2 में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जल्दी बना दूँगी। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।